कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि क्लास आज की लंबी होने वाली है। हाँ जी, सही सुने आप। आज की क्लास एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर ऑल ट्रेड, सभी ट्रेड के बच्चों के लिए है। जो टॉपिक का नाम है आपके सामने है फाइनेंशियल एंड लीगल लिटरेसी, और इसके जितने भी क्वेश्चन हैं आज की क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं A to Z। ठीक है, तो इसलिए मैंने शुरू में बोल दिया, थोड़ा सा आपको लगेगा ज्यादा समय, तो खाना पीना लेकर बैठिए, साथ में पानी पी लीजिए, नमकीन वगैरह रख लीजिए, बिस्किट अगर है ना, कुछ लोगों को भूख लग जाती है तो बीच में क्लास बंद करके आप चले जाओगे ना तो मजा नहीं आएगा। ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे क्योंकि वही सबसे ज्यादा कीमती है। फाइनेंशियल लिटरेसी इज अंडरस्टैंडिंग बाय द वे मनी इज। कह रहे हैं कि वित्तीय साक्षरता का मतलब होता है समझना कि पैसे का कैसे क्या करना है, एक्चुअल में यही बताना है आपको। ठीक है, देखिए लिटरेसी मतलब क्या होता है। लिटरेसी मतलब किसी चीज की जानकारी। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो लिटरेट बोले जाते हैं, ठीक है, और पढ़े लिखे नहीं है तो इलिटरेट बोले जाते हैं ना, अनपढ़ बोले जाते हैं। होता क्या है, हर चीज का एक अपना है। एक नॉर्मल एजुकेशन होती है हमारी एजुकेशन, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस क्लासेस में हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद चीजें बदलती है, कोई टेक्निकल, कोई नॉन टेक्निकल, कोई मेडिकल, ऐसे जाता रहता है। तो इसी तरह से फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब पैसे की जानकारी, वित्तीय लेन देन, पैसे का लेन देन, उससे जुड़ी जानकारी जिसके अंदर होगी वो फाइनेंशियल लिटरेट कहलाएगा, मतलब वो फाइनेंशियल लिटरेसी कहलाएगी। कंप्यूटर को जिसके अंदर कंप्यूटर की नॉलेज होगी वहां क्या होगा, आईटी लिटरेसी कहलाएगा, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर की इनको नॉलेज है इसलिए आईटी लिटरेसी कहलाता है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी में क्या होता है कि समझना, इस बात को समझना कि पैसे को कैसे बचाया जाए, पैसे को कैसे खर्च किया जाए और पैसे को कैसे निवेश करके और अधिक पैसा बनाया जाए, इन सभी चीजों को समझना या समझने वाले व्यक्ति को फाइनेंशियल लिटरेट या इन चीजों को समझना फाइनेंशियल लिटरेसी कहलाता है। वित्तीय साक्षर वह व्यक्ति कहलाएगा जो जानता है कि कैसे पैसे को बचाना है, कैसे पैसे को खर्च करना है और पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है जिससे उस पर कुछ ब्याज मिले और वो पैसा बढ़े। जिसको इन सब चीजों की जानकारी होगी वही क्या कहलाएगा, कहलाएगा फाइनेंशियल लिटरेसी। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव का ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सारा कुछ आएगा किसके अंतर्गत आएगा, फाइनेंशियल लिटरेसी के अंतर्गत। अगला सवाल, कॉस्टली थिंग्स दैट आर नॉट इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, और कह रहे हैं वो महंगी चीजें जो हमारे जीवन के लिए जरूरी नहीं होती है। देखिए जीवन में दो प्रकार की चीजें होती है, एक वह चीज जो आपके लिए जरूरी ही जरूरी है, मैंडेटरी है, और एक वो चीज जो हमारा शौक है या हम सोचते हैं कि ये होता हमारे पास वो होता। ठीक है, क्योंकि इंसान है उसकी सोच बड़ी लंबी है, इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं। जरूरी क्या है, मैंडेटरी में क्या होता है, घर कपड़ा मकान, आपने मूवीज में भी सुना होगा ना, घर घर कपड़ा मकान, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, ये सब क्या है, जीवन के लिए मैंडेटरी है। लेकिन लंबी गाड़ी फॉर्च्यूनर हो या फिर BMW ऑडी, उसके अलावा 20 मंजिला मकान, बड़ी बंगलो, ये सब चीजें क्या है, एप्पल का मोबाइल महंगा वाला 2 लाख का है, तो ये सब चीजें क्या है, ये हैं शौक हमारे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे जो पूछ रहा है महंगी चीजें जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक नहीं है, यानी वो जरूरी नहीं है, उसके बिना भी हमारा जीवन चल सकता है, उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लग्जरी आइटम्स। क्या कहते हैं, लग्जरी आइटम्स। और लग्जरी आइटम पे सरकार टैक्स भी ज्यादा लगाती है। ठीक है, लग्जरी मतलब हम उसको अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, हाई फाई स्टाइलिश, है ना, लोग कहते हैं ना बड़ी लग्जरी गाड़ी है, बड़ी लग्जरी है लग्जरी मतलब आरामदेह, है ना, फैंसी, सुंदर, यही सब चीजें यहाँ पर। नीड्स क्या होती है, वो चीजें जो हमारी जरूरत है। जैसे आप गाना भी बॉलीवुड वाला आपने सुना होगा ना, सांसों की जरूरत हो जैसे, हाँ, उसके आगे का उगा लेना। तो सांसें तो चाहिए, जीने के लिए हमें रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, बेसिक हमारी नीड्स है, वो जरूरत है। उसके अलावा जो बड़े बड़े हम लोग ये चीजें खर्च करते हैं, महंगे सामान, मूवीज देखना, थिएटर में जाना, ये सब चीजें, महंगा फोन, महंगा लैपटॉप, महंगी गाड़ी, ये सब क्या है, सब लग्जरी आइटम्स है। तो यही पूछ रहा था कि वो चीजें जो महंगी है लेकिन हमारे जीवन के लिए क्या इसेंशियल नहीं है, हमारे रहने जीने के लिए जरूरी नहीं है लेकिन महंगी है, तो उनको हम कहते हैं लग्जरी आइटम्स। अगले सवाल की तरफ, थिंग्स दैट आर नीडेड फॉर सर्वाइवल, वो चीजें जो जीवित रहने के लिए जरूरी होती हैं उनको कहते हैं हम नीड्स। वो चीजें जो हमारे जीवन के लिए जरूरी हैं उसको हम कहते हैं नीड्स, जरूरत। ठीक है, जैसे क्या है, रोटी कपड़ा मकान, ये हमारी नीड है, बेसिक नीड्स है। उसके बाद सुनीता अर्न 10,000 एवरी मंथ, शी कीप 2,000 असाइड, शी विल यूज दिस मनी इन केस ऑफ ब्लैंक।
कह रहे हैं कि सुनीता 10,000 रुपए हर महीने कमाती हैं, जिसमें से 2,000 रुपए वो साइड में बचा के रखती रहती हैं, उसको वो इस्तेमाल करेंगी। कब इस्तेमाल करेंगी, ऐसी कौन सी स्थिति होगी जब सुनीता उसको इस्तेमाल करेंगी? वो होगी इमरजेंसी। इमरजेंसी के लिए वो हर महीने अपने सैलरी में से 2,000 रुपए बचा के रखती हैं। इमरजेंसी में क्या होता है, कभी तबीयत खराब हो जाना, कभी अचानक से किसी काम के लिए इकट्ठा 10-20 हजार रुपए 50,000 रुपए की जरूरत पड़ना, तो उसके लिए छोटी छोटी जो बचत होती है वही काम आती है। तो फिलहाल किसके लिए यूज किया जाएगा वो पैसा? इमरजेंसी के लिए, पार्टी और बिल और ट्रेवल के लिए नहीं। आगे बढ़ते हैं। गोपी स्पेंड हिज सैलरी ऑन मूवी, ग्रोसरीज, हाउस रेंट, क्लोथ, वेयर कैन ही रिड्यूस हिज एक्सपेंस टू सेव मनी। देखो भैया, गोपी है, सैलरी तो पाते हैं, लेकिन सारा पैसा मूवी देखने में, किराने का सामान जैसे दाल चावल चीनी नमक चाय पत्ती उस पे, और घर का किराया और कपड़ों पर खर्च कर देते हैं। वो अपने खर्च को कम करना चाहते हैं कि कुछ पैसे बच जाए, तो वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें वो कटौती कर सकते हैं? तो देखो भाई, खाने के लिए किराने का सामान तो हमें लेना ही पड़ेगा, घर का किराया देना पड़ेगा, कपड़ा भी पहनना पड़ेगा, लेकिन अगर हम अपनी फिल्में जो है इसको देखने का थोड़ा सा इसमें कटौती कर लें, जो हर महीने 2 मूवी 3 मूवी देख रहे हैं उसको 1 मूवी कर लें, या हर महीने 1 देख रहे हैं तो 3 महीने पर 1 देखना शुरू कर दें, तो यही ऐसा है जहां से पैसा हम बचा सकते हैं। कहां से? मूवी ना देखें, मूवी कम देखें, यहां से अगर हम कटौती करेंगे तो पैसे बचेंगे, नहीं तो खत्म भी होते रहेंगे। 200 रुपए का 250-400 रुपए का पॉपकॉर्न खा के उड़ जाएगा। तो यहां पर यही ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? मूवी। अगला सवाल है, ऑल फाइनेंशियल एक्टिविटी कैन बी डन थ्रू। कह रहे हैं कि वित्तीय लेन देन यानी पैसे का लेन देन जो है माध्यम से किया जा सकता है। किसके माध्यम से किया जा सकता है? स्कूल कॉलेज वर्क प्लेस से नहीं किया जाता है। बैंक, ये किनारा वाला बैंक नहीं है, बैंक है ये। हम आप जो जाते हैं ना, HDFC, यूनियन बैंक, स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, ICICI, ये सब बैंक्स हैं। तो जो वित्तीय लेन देन होता है, पैसे का लेन देन किसके थ्रू किया जाता है? बैंक के द्वारा किया जाता है। बहुत बेसिक सा सवाल, इसका आंसर आप मुझसे पहले दे चुके होंगे। इंस्टीट्यूशन लाइसेंस्ड बाय गवर्नमेंट टू कीप मनी सेफ इज कॉल्ड। वह संस्थान जिनको भारत सरकार के द्वारा लाइसेंस दिया जाता है जिससे उन लोगों के पैसे को सुरक्षित रख सके, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको ही कहते हैं हम लोग बैंक। बैंक क्या है? बैंक इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थान है जिनको सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त लाइसेंस होता है कि वो दूसरों का पैसा जमा करके अपने पास सुरक्षित रख सके। हालांकि आजकल कमी रहता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। When a person deposit a fixed sum of money on every month, वह कोई व्यक्ति हर महीने एक फिक्स अमाउंट है, 500, 1000, 2000, 4000 कुछ भी हो सकता है, एक अमाउंट है जो हर महीने जमा करता है, वो अकाउंट कौन सा कहलाएगा? तो उसको हम आरडी कहते हैं। स्मॉल में मतलब सिंपल बोला जाए तो आरडी कहते हैं। आरडी क्या होता है? रिकरिंग डिपॉजिट होता है। इसमें महीने की एक डेट जो है तय होती है, और उस डेट पर हर महीने हमें जो फिक्स अमाउंट रहता है वो हम उसमें जमा करते रहते हैं। समझ लीजिए एसआईपी की तरह, जो म्यूचुअल फंड इस तरह से नहीं होता है, हर महीने लोग पैसा जमा कटवाते रहते हैं, उसी तरह से। लेकिन इसमें क्या होता है, इसकी जब अवधि पूरा हो जाती है, कोई 1 साल के लिए कराता है, कोई 2 साल के लिए, कोई 6 महीने के लिए, कोई 4 साल के लिए, तो जब इसकी अवधि पूरी हो जाती है, ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाता है, तो बदले में आपको इकट्ठा पैसा प्लस उस पर अतिरिक्त ब्याज मिलता है, यानी पैसा बढ़ के आपको मिलता है। शुरू में आप थोड़ा थोड़ा देते हैं, लेकिन इकट्ठा होकर आपको ज्यादा अमाउंट मिलता है, तो उसको हम कहते हैं आरडी। सेविंग अकाउंट तो नॉर्मली जो हम नॉर्मल अकाउंट जो हम यूज करते हैं, जिसमें नॉर्मल लेन देन करते हैं, वो सेविंग अकाउंट होता है। करंट अकाउंट बिजनेस पर्पज के लिए यूज किया जाता है। इसमें पर डे में लाखों में ट्रांजेक्शन किए जा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं होता है। महीने का 10, 20, 50 लाख आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, करोड़ों का भी ट्रांजेक्शन आप करंट अकाउंट में कर सकते हो। जबकि सेविंग अकाउंट में लिमिट्स होती हैं कि भाई 10-20 लाख के सबकी बैंक का अलग अलग सिस्टम है कि 20 लाख हो गया एग्जांपल के लिए, 20 लाख से अधिक का हुआ तो फिर इस पर लेन देन रोक दिया जाता है, या मैसेज आने लगता है कि आपकी जो लिमिट है वो क्रॉस हो चुकी है, इस तरह से। तो ये बिजनेस के लिए यूज किया जाता है, और नॉर्मल अपने जो हम पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं वो सेविंग अकाउंट्स होते हैं। एफडी क्या होता है? एफडी में पैसा एक बार जमा होता है। जैसे एक बार इकट्ठा पैसा जमा होता है, मान लीजिए आपने एक बार 50,000 रुपए जमा कर दिया 5 साल के लिए, तो 5 साल के बाद ये 50,000 रुपए पर जो भी 5-6% का ब्याज होगा वो जोड़ के आपको मिलता है, तो वो फिक्स डिपॉजिट कहलाता है। और आरडी और एफडी में दोनों में ब्याज मिलता है, दोनों का ड्यूरेशन रहता है कि साल, 2 साल, 4 साल, कितने दिन चलाना है। लेकिन
फर्क क्या होता है कि इसमें हर महीने जमा करना होता है, थोड़ा थोड़ा जमा करना होता है, और एफडी में एक बार जमा होता है। जो भी अमाउंट आप जमा करोगे एक बार जमा करोगे, एक एफडी होगी, उसमें अगले दिन या अगले महीने आप कुछ नहीं टॉपअप करते हो, ठीक है। तो ये दोनों में फर्क है। आगे चलते हैं, अगला सवाल। आर्य है ज्वाइंड न्यू कंपनी, they want him to open account so that they can credit his salary। देखो भाई, आर्या है, आर्या ने एक नई कंपनी ज्वाइन कर ली है। कंपनी ज्वाइन करने के बाद कंपनी वाले चाहते हैं, थोड़ा सा, ठीक है भाई, हम सोचे कि कैमरा ब्रेक हो गया, थोड़ी सी साउंड आई थी, है ना। चलो, तो आर्या ने क्या किया, कंपनी ज्वाइन कर ली है, नई जगह इन्होंने कंपनी ज्वाइन किया है, और ये कंपनी वाले चाहते हैं कि ये एक अकाउंट ओपन करें जिससे कि कंपनी उनकी सैलरी उनको उस अकाउंट में भेज सके। तो जो सैलरी के लिए अकाउंट ओपन किया जाता है उसको कौन सा अकाउंट कहा जाता है? उसको सैलरी अकाउंट कहा जाता है, ठीक है, सैलरी अकाउंट कहा जाता है। यहां पर आंसर सी सही हो जाएगा। अगले सवाल चलते हैं इधर। अविनाश नीड्स टू नो अबाउट हिज लास्ट मंथ ट्रांजेक्शन, हाउ कैन ही गेट दीज डिटेल्स। अविनाश जो है बैंक अकाउंट यूज करते हैं, पैसे का लेन देन करते हैं, चाह रहे हैं कि पिछले महीने का मुझे पता चल जाए कि कहां कहां मैंने पैसा भेजा है और कहां कहां से पैसा आया है। डेट सहित सोचते हैं कि यार मुझे कहीं देखने को मिल जाए, तो कौन सा ऑप्शन है जहां वो देख सकते हैं? तो देखिए, एटीएम कार्ड में नहीं दिखता। एटीएम कार्ड में पीछे के 2 4 5 या 6 ट्रांजेक्शन ही दिख पाते हैं। पूरा इनको महीने भर का देखना है, तो उसके लिए एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड और चेकबुक से नहीं होगा। उसके लिए इनको पासबुक अपडेट कराना पड़ेगा। पासबुक अपडेट कराएंगे तो वहां से इनको पूरा मंथली डिटेल मिल जाएगा। हालांकि स्टेटमेंट, नेट बैंकिंग यूज करते तो लॉगिन करके अपना मंथली स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन में पासबुक दिया है, तो हम लोग पासबुक सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल कह रहा है, ऑनलाइन बैंकिंग इज ऑल्सो कॉल्ड। ऑनलाइन बैंकिंग को एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम क्या है भाई? उसको कहते हैं नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग, ठीक है। नेट बैंकिंग क्या होता है? बैंक द्वारा आपको एक आईडी और पासवर्ड दिया जाता है, जिसके थ्रू आप बैंक की वेबसाइट पर जाकर उस आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके पैसे का लेन देन कर सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं, है ना, अपनी पूरी हिस्ट्री देख सकते हैं, वहां से आप बिल पेमेंट कर सकते हैं, लोन की ईएमआई जमा कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज होती हैं। एक वेबसाइट होती है, सभी बैंक की अपनी वेबसाइट होती है। स्टेट बैंक की, नेट बैंकिंग की अपनी स्टेट की वैकेंसी होगी, वैकेंसी कह रहा हूँ मैं, एचडीएफसी का अपना, मतलब हर बैंक की एक वेबसाइट होती है जिस पर आप उनके द्वारा दिए गए कस्टमर आईडी को अपने द्वारा बनाए गए पासवर्ड के साथ लॉगिन करके आप पैसे का लेन देन करते हैं। वो नेट बैंकिंग कहलाता है, ठीक है। इसके लिए इंटरनेट चाहिए होता है और ज्यादातर लैपटॉप और कंप्यूटर पर प्रीफर किया जाता है इसको लॉगिन करना, क्योंकि स्क्रीन बड़ी होती है तो आसानी होती है। और मोबाइल में हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं? मोबाइल में बैंकों का ऐप यूज करते हैं, या तो यूपीआई यूज करते हैं, फोन पे, गूगल पे, इस तरह का, या फिर जिस बैंक के हम खाता है हमारे पास, उनका भी अपना पर्सनल ऐप होता है, ठीक है। जैसे एचडीएफसी का होता है, यूबीआई का होता है, हर बैंक का अपना ऐप भी होता है, तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं। तो वो मोबाइल पे यूज करते हैं, उसको मोबाइल बैंकिंग कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कैन हैपेंस इन। पैसे का लेन देन, वित्तीय लेन देन मतलब पैसे का लेन देन हो सकता है, कहाँ हो सकता है? लोन के रूप में, डिजिटल ट्रांजेक्शन हो सकता है, कैश भी जमा हो सकता है। तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस सही हो जाएंगे, आंसर डी, ठीक है। 12 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। कि जो पैसे का लेन देन है, लोन भी आप लोगे तो लोन लेने का मतलब क्या है? पैसा ही तो ले रहे हो किसी से उधार, उसके बदले आप उसको ब्याज सहित वापस करोगे। डिजिटल ट्रांजेक्शन, जो भी हम फोन पे, गूगल पे के द्वारा किसी दोस्त या किसी को पैसे भेज रहे हैं, मंगा रहे हैं, वो डिजिटल ट्रांजेक्शन हो गया, जहां पर नेट, इंटरनेट का यूज हो रहा है। कैश कूपन्स मतलब जो हम लोग नकदी नहीं होता है, फॉर्म होता है, उसको भर के फिर कैश अकाउंट में अपने जमा करते हैं, तो उसी की बात कर रहा है पर कैश कूपन। तो आंसर डी सही हो जाएगा, यानी तीनों रूपों में पैसे का लेन देन किया जा सकता है। अगला सवाल एक बार आप लोग देखिए, तब तक मैं फैन चालू कर लूं, थोड़ी गर्मी हो रही है, लग रहा है लाइट भी चली गई। चलिए बस 1 मिनट आया मैं, आप क्लास का क्वेश्चन तब तक पढ़िए। चलो आ गया। दिशा वॉन्ट्स टू पे मनी टू हर लोन अकाउंट। दिशा ने लोन ले रखा है और अपना जो है पैसा पे करना चाहती है लोन का। हाउ कैन सी डू इट विदाउट गोइंग टू बैंक। अब वो बैंक नहीं जाना चाहती हैं, फिर भी अपने बैंक से उन्होंने जो लोन लिया है उसकी ईएमआई जमा करना चाहती हैं। तो कैसे कर सकती हैं? ऑनलाइन ट्रांसफर करके कर सकती हैं। अकाउंट क्लोज करना या बैंक अकाउंट खोलना या पैसे एटीएम से विड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। कैसे कर सकते हैं? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंदु बुक हर रेलवे टिकट फ्रॉम द वेबसाइट पे यूजिंग ऑनलाइन बैंकिंग। व्हाट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन
इज इट। कह रहे हैं कि इंदु जो है रेलवे का इन्होंने टिकट बुक किया है, काउंटर नहीं गई थी, इन्होंने कैसे किया है, ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करके किया है इन्होंने। तो देखिए ऑनलाइन बैंकिंग में कैश पेमेंट नहीं होता है, अमाउंट और क्रेडिट का कोई लेना देना नहीं है। जहां पर भी इंटरनेट इस्तेमाल होगा, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप इस्तेमाल होगा पेमेंट करने के लिए, वो सब क्या कहलाएगा, डिजिटल ट्रांजेक्शन या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कहलाएगा। तो यहां पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रवि वेंट आउट शॉपिंग बट ही फॉरगेट टू कैरी हिज वैलेट, हाउ कैन ही पे फॉर हिज बिल्स। देखो शॉपिंग करने गए थे रवि भैया और वो पर्स जो है घर पर भूल गए, और हम आप भी बहुत बार भूल जाते हैं। अब पर्स भूल गए, उनके पास पैसा नहीं है कैश मनी, लेकिन सामान वगैरह उन्होंने खरीद लिया, अब बिल कैसे पेमेंट करेंगे। तो आजकल कोविड के बाद से हम आप तो इतने आलसी हो गए हैं कि चाय पीते हैं तो 8 रुपए का भी फोन पे या पेटीएम या क्यूआर स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं ना। तो क्या यूज करेंगे भाई, डिजिटल वैलेट यूज करेंगे। डिजिटल वैलेट क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि पैसे का लेन देन डिजिटल फॉर्मेट में होता है, और वो आपके मोबाइल में ही वो ऐप होता है जिसके थ्रू हम कर लेते हैं, जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, बहुत सारे हैं, भीम यूपीआई है ना। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा कि पेमेंट कैसे करेंगे, डिजिटल वैलेट के थ्रू करेंगे। अगला सवाल, नेट बैंकिंग इज डन ऑन अ कंप्यूटर थ्रू, कह रहे नेट बैंकिंग कंप्यूटर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किसके माध्यम से इस्तेमाल किया जाता है, तो फोन की जरूरत नहीं है क्योंकि हम कंप्यूटर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, दोस्त की जरूरत नहीं है, कैशियर की जरूरत नहीं है, वेबसाइट चाहिए। अगर हम नेट बैंकिंग यूज करना चाहते हैं तो जिस बैंक का नेट बैंकिंग यूज करना चाहते हैं उस बैंक की नेट बैंकिंग का वेबसाइट पता होना चाहिए। इस वेबसाइट को क्यों हमें चाहिए, क्योंकि जिस बैंक का होगा उस बैंक की वेबसाइट ओपन करेंगे, तो वेबसाइट ओपन करने के बाद वहां पर लॉगिन आईडी मांगा जाएगा और पासवर्ड मांगा जाएगा, और ये दोनों हम एंट्री करेंगे और लॉगिन कर जाएंगे। ठीक है, तो नेट बैंकिंग कंप्यूटर पर किसके माध्यम से यूज किया जाएगा, वेबसाइट के माध्यम से। तो यहां पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑन स्मार्टफोन वी कैन डू मोबाइल बैंकिंग थ्रू, मोबाइल फोन पर हम मोबाइल बैंकिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या यूज होता है। देखो मोबाइल पर वेबसाइट नहीं यूज करते हम लोग, मोबाइल पर मोबाइल एप्स यूज करते हैं। अलग अलग बैंक के अलग अलग एप्स भी उपलब्ध है प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाकर आप देखोगे तो सभी बैंकों का अपना एक मोबाइल ऐप होता है, जिसको क्या कर सकते हो आप, डाउनलोड करके लॉगिन करके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लेन देन आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया, क्या हो जाएगा, मोबाइल ऐप यूज हो जाएंगे यहां पर। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वी कैन यूज नेट बैंकिंग फॉर, हम नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं स्टेटमेंट चेक करने के लिए कि भाई कितना पैसा आया, कहां से आया, कब गया, किसी को पैसा भेजने के लिए, ऑनलाइन बिजली का बिल जमा करना हो, मूवी टिकट बुक करना हो, सबके लिए कर सकते हैं। नेट बैंकिंग के द्वारा ये सारे काम किए जा सकते हैं। जब सारे किए जा सकते हैं तो ऐसे में हम लोग ऑल ऑफ देम वाला, और अक्सर जब सभी आंसर सही होने लगते हैं तो डी वाला आंसर सही हो जाता है ना। तो यहाँ पर आंसर डी सही हो जाएगा। ये जो तीनों काम है ये तीनों के तीनों किए जा सकते हैं किसके द्वारा, नेट बैंकिंग के द्वारा। चलिए अगले सवाल की तरफ। जन्नू लॉग्ड इनटू हर बैंक यूजिंग हर फ्रेंड लैपटॉप, व्हाट शुड शी डू टू द वेबसाइट। जन्नू जो है ना, इनके पास लैपटॉप नहीं रहा होगा, इन्होंने अपने दोस्त का लैपटॉप लिया और उसको यूज करते हुए अपने बैंक की वेबसाइट पर इन्होंने लॉगिन कर लिया। नेट बैंकिंग लॉगिन किया, कुछ काम वाम किया होगा, पैसे भेजना या जो कुछ भी करना रहा होगा, बिल पेमेंट वगैरह किया होगा। अब इनको क्या करना चाहिए, क्योंकि लैपटॉप जो है आपका पर्सनल नहीं है, आपका दोस्त का है, उसको कोई और भी यूज कर सकता है, तो हम क्या करेंगे, लॉग आउट कर देंगे। क्या करेंगे, तो वहां से अपना आईडी पासवर्ड जो हमने लॉगिन किया था उसको लॉग आउट कर देंगे कि हमारे बाद कोई और उसको लॉगिन करके यूज ना कर सके। ठीक है, लॉग आउट कर देंगे यहाँ पर। जब भी हम लैपटॉप काम हमारा हो जाएगा, क्योंकि मेरा लैपटॉप है नहीं, सेफ नहीं है, पब्लिक यूज में है, कोई और भी यूज कर सकता है, तो हम लॉग आउट कर देंगे। ठीक है, अगला सवाल। प्रगति डाउनलोडेड द बैंक ऐप ऑन हर मोबाइल, शी शुड नॉट शेयर हर विद एनीवन। देखो प्रगति है, इन्होंने क्या किया, मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लिया। मान लेते हैं यूनियन बैंक का इन्होंने, या एसबीआई का योनो ऐप डाउनलोड कर लिया। नाम तो सुना ही होगा आपने, योनो एसबीआई का आता है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो इन्होंने ऐप डाउनलोड कर लिया है, अपने मोबाइल में यूज भी कर रही हैं। अब इनको ऐसा क्या है जो किसी के साथ शेयर नहीं करना है, ऐसा क्या है जो किसी के साथ शेयर नहीं करना है। तो देखिए नेट बैंकिंग का पासवर्ड होता है, लेकिन जो ऐप वगैरह होती है ना, जो ऐप वगैरह होती है उनका पिन होता है।
एम पिन मोबाइल पिन कहा जाए, नॉर्मल पिन भी कहते हैं। पिन क्या होते हैं, डिजिट्स में होते हैं, 4 अंकों का 6 अंकों का। तो इन्हें क्या करना होगा, किसी के साथ क्या नहीं शेयर करना है, एम पिन शेयर नहीं करना है। यानी मोबाइल बैंकिंग जो ये यूज कर रही हैं उसका जो पासवर्ड है ऐप का, वो इनको किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो पता चला आपके साथ कोई बैठा हो, कहा मोबाइल जरा से दिखाना यार, कुछ चेक करना था, मोबाइल आपसे ले लिया और आपने उसे एम पिन अपना बता रखा है, तो धीरे से एम पिन डालेगा और कहीं और पैसा भेज देगा आपका जो भी अकाउंट में है ना। तो एम पिन शेयर करने की जरूरत नहीं है। पासवर्ड किसके लिए यूज होता है, पासवर्ड नेट बैंकिंग में यूज होता है। पासवर्ड नेट बैंकिंग में यूज होता है। नेट बैंकिंग में जो यूज होता है उसको पासवर्ड कहते हैं मोस्टली। और मोबाइल ऐप पर जो हम लोग यूज करते हैं पर्टिकुलर बैंक का, उसको एम पिन बोला जाता है। एटीएम पिन का भी अपना एटीएम पिन होता है, अलग होता है वो। यहाँ पर यही है, ओटीपी का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। ओटीपी बाकी मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर गड़बड़ कर दिया, सवाल सारे सही है ना, एक्चुअल में जवाब सारे सही है। पासवर्ड भी हो सकता है, क्योंकि कोई कोई ऐप होता है जिसमें पासवर्ड सेट करने देता है, एम पिन भी हो सकता है और ओटीपी भी। तो ये ना तो हम किसी को पासवर्ड शेयर करेंगे, ना किसी को एम पिन शेयर करेंगे अपना, ना ही किसी को ओटीपी शेयर करेंगे। ठीक है, तो ऐसे में आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर डी सही हो जाएगा। गलत करते करते मैंने क्वेश्चन सही कर दिया, तो मेरी तरह आप गलती मत करिएगा, क्योंकि मेरे दिमाग में अचानक पहले एम पिन पढ़ लिया मैंने, तो मुझे लगा कि यार यही सही हो जाएगा, लेकिन बाकी सवाल के जो आंसर्स थे वो नहीं पढ़ा। तो बाकी भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ओटीपी ने मुझे कंफ्यूज किया, समझ में आया ओटीपी भी किसी को नहीं बताना होता है। तो यानी हम अगर यूज करते हैं, मोबाइल ऐप यूज कर रहे हैं, उसमें अपना बैंकिंग लेन देन कर रहे हैं, तो हम अपना ना पासवर्ड किसी को बताएं, ना अपना एम पिन बताएं, ना ओटीपी बताएं, तब ही हम सुरक्षित रहेंगे। तो यहाँ पर आंसर इस बार डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन पेमेंट ऐप यूज्ड ऑन मोबाइल डिवाइसेस। ठीक है, कह रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट के लिए वो एप्स जो मोबाइल डिवाइस पर यूज किए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो उनको नॉर्मल ऐप, क्रेडिट या डिपॉजिट नहीं कहा जाता है, उनको डिजिटल वैलेट्स कहा जाता है। ठीक है, डिजिटल वैलेट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच एमंग दीज इज नॉट अ डिजिटल वैलेट। कह रहे इसमें से डिजिटल वैलेट क्या है, नहीं है। डिजिटल वैलेट कौन सा नहीं है, देखिए गूगल पे क्या है, एक डिजिटल वैलेट है। इसके थ्रू हम पैसे भेज और रिसीव कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। पेटीएम भी डिजिटल वैलेट के अंतर्गत आता है, भीम यूपीआई भी डिजिटल वैलेट है, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। यह क्या है, यह एक क्या है, यह एक ब्राउजर है। यह एक ब्राउजर है। इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, इसका यूज हम करते हैं वेबसाइट ओपन करने के लिए। जब हमें इंटरनेट पर कोई वेबसाइट ओपन करना होता है तो हम लोग यूज करते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, ना कि किसी पैसे के ट्रांजैक्शन के लिए। तो सवाल भी यही पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा डिजिटल वैलेट नहीं है, तो इसमें से इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है डिजिटल वैलेट नहीं है। ठीक है, ये क्या है, एक ब्राउजर है। तो यहां पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा। अगला सवाल, अ स्क्वायर ब्लैक एंड व्हाइट कोड दैट कैन बी स्कैन्ड विद द कैमरा इज। कह रहे हैं इस तरह से चौकोर बना हुआ एक कोड रहता है, जिसमें इस तरह से डॉट शॉट बने रहते हैं, डिजाइन विजाइन बना रहता है, जिसको हम क्या करते हैं, स्कैन करते हैं। इसी को स्कैन करके पेमेंट वगैरह करते हैं, और हमारा कैमरा ऑन हो जाता है मोबाइल का और इसको स्कैन करता है। तो इसको क्या कहते हैं, तो इसी को हम आप कहते हैं भाई क्यूआर कोड। क्या कहते हैं हम लोग, क्यूआर कोड कहते हैं। ठीक है, पासवर्ड, लॉगिन, यूजर आईडी, यहाँ पर कोई लेना देना नहीं, आंसर ए सही हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। ऑन अ बैंक हॉलीडे विच ऑफ दीज मेथड कैन नॉट बी यूज्ड बाय साहब फॉर मनी ट्रांसफर। बैंक की छुट्टी है, बैंक बंद है, साहब कोई व्यक्ति है जिनके द्वारा पैसे का लेन देन करना है, लेकिन इस विधि का उपयोग नहीं कर सकते हैं। कौन सी विधि का उपयोग नहीं कर सकते हैं, देखो बैंक बंद रहेगा तब भी भीम यूपीआई काम करेगा, गूगल पे भी काम करेगा, और मनी ट्रांसफर भी होगा। आप चाहो किसी को पैसा ऑनलाइन, नेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप, यूपीआई का यूज करके भेज सकते हो, लेकिन आप क्या नहीं कर सकते हो, बैंक में कैश डिपॉजिट नहीं कर सकते हो। किस दिन नहीं कर सकते हो, जिस दिन बैंक बंद हो। और सवाल भी आपसे यही पूछ रहा था कि अगर बैंक की छुट्टी है, बैंक बंद है, तो आप क्या नहीं कर सकते हो, तो आप बैंक में डिपॉजिट नहीं कर सकते, कैश डिपॉजिट। थोड़ा सा कैश लिख देता तो ज्यादा क्लियर हो जाता, हालांकि बैंक डिपॉजिट का भी मतलब यही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सैम ओपन अ न्यू शॉप। सैम भाई ने एक नई दुकान खोली है। विच ऑफ दीज मेथड कैन ही यूज टू रिसीव पेमेंट।
पैसा रिसीव करने के लिए, अपने अकाउंट में पैसा लेने के लिए कौन सा मेथड ये यूज कर सकते हैं? क्या मनी ऑर्डर मंगाएंगे? मनी ऑर्डर पुराने जमाने में, अभी भी मतलब थोड़ा पहले चले जाइए, पोस्ट ऑफिस वगैरह से पैसा मंगाने के लिए मनी ऑर्डर खरीदा जाता था। लोन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि भाई ने दुकान अभी अभी खोली है और इसको सामान बेच रहे हैं और उसके बदले पैसा लेना है, ठीक है। बैंक डिपॉजिट, अब ये अपना अकाउंट तो देंगे नहीं कस्टमर को, भैया ये सामान लो और जाओ मेरे खाते में पैसा जमा कर दो, तो जब रास्ते से भाग जाएगा तो क्या करेंगे, वो यूज करेंगे अपने दुकान पे क्यूआर कोड, बड़े अक्षरों में क्यूआर कोड जो है अच्छे से रंगीन, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट चिपका देंगे और कहेंगे, सामने वाला कहेगा हम तो वैलेट नहीं लाएंगे, कहेंगे क्यूआर पर पेमेंट कर दीजिए, है ना। तो कहां से पैसा रिसीव करेंगे? ये क्यूआर का इस्तेमाल करके, ठीक है। आगे चलते हैं। रेगुलर पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय इज कॉल्ड। आप कहीं नौकरी करते हैं और जो नौकरी देने वाला व्यक्ति है उसको एम्प्लॉयर कहा जाता है। जो व्यक्ति आपको नौकरी दिया है वो आपको हर महीने पेमेंट करता है रेगुलर, उस चीज को क्या कहते हैं? तो हर महीने जो हमें रेगुलर पेमेंट मिलता है उसको सैलरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? सैलरी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, डिडक्शन शुड बी पेड फ्रॉम द, कटौतियों का भुगतान से किया जाना चाहिए। देखिए, जो भी आपने देखा होगा, लोग कहते हैं कि यार सैलरी कितनी है तुम्हारी, तो कहते हैं 20,000, टोटल सैलरी 20,000 है, लेकिन यार कट पीट के हाथ में 16,500 आती है। तो इसका क्या मतलब होगा? एक तरफ कह रहे हैं सैलरी 20,000 है, फिर कह रहे हैं कट पीट के 16,500 हाथ में आता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो टोटल सैलरी होती है, जैसे 20,000 थी ना, टोटल सैलरी को हम कहते हैं ग्रॉस सैलरी। क्या कहते हैं? ग्रॉस सैलरी। और जितनी भी कटौती होती है इसी ग्रॉस सैलरी में से ही कटौती होती है। कहां से होता है? इसी में से होता है। और कटने के बाद जो हमारे हाथ लगता है उसको नेट सैलरी, कई बार लोग इन हैंड सैलरी बोलते हैं, वो होता है, ठीक है। अब जैसे बेसिक पे जो होता है, बेसिक सैलरी जो होती है, उसी पर चीजें ऐड होती हैं। महंगाई भत्ता होता है, हाउस रेंट होता है, टीए डीए एचआरए, ठीक है, ये सब आपने सुना होगा। तो वो सब ऐड होते होते ही जाके टोटल सैलरी यानी ग्रॉस सैलरी बनता है। तो जो कटौतियां होती हैं, जो भी पैसे आपके डिडक्शन होते हैं, जैसे आपने सुना होगा यार पीएफ कट गया, ईएसआई कट गया, है ना, इंश्योरेंस वगैरह, हेल्थ क्या क्या सब कटता रहता है, तो ये सब कटता है तो कहां से? ग्रॉस सैलरी यानी कुल वेतन जो होता है उसमें से कटौतियां होती हैं, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा कि जो कटौतियां होती है कहां से होती है? ग्रॉस सैलरी यानी जो सकल मतलब कुल, टोटल जो सैलरी है उसमें से कटौतियां होती हैं। तो यहां पर आंसर आपका ए सही हो जाएगा। द गवर्नमेंट कलेक्ट फ्रॉम सिटीजन, सरकार लोगों से लेती है। लोगों से क्या लेती है? टैक्स लेती है। सरकार लोगों से क्या लेती है भाई? टैक्स लेती है। खाते पीते सोते खरीदते नहाते धोते कमाते हर जगह टैक्स। चलिए अगले सवाल की तरफ, ये टैक्स हो गया आपका। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कार्तिक हैज ज्वाइंड अ न्यू कंपनी, हिज सैलरी इज 3 लाख पर ईयर, दिस इज हिज सैलरी। कार्तिक एक नौकरी मतलब एक कंपनी में नौकरी करते हैं और उनकी सैलरी जो है 3 लाख रुपए सालाना है, पर ईयर 3 लाख रुपए की सैलरी है। तो ये जो 3 लाख की सैलरी है क्या है? ये ग्रॉस सैलरी है। जब भी कभी कोई एनुअल सैलरी बताता है, एनुअल सैलरी, तो ग्रॉस सैलरी होती है। इस 3 लाख को पूरा 3 लाख इनके हाथ में नहीं मिलेगा, इसमें से जो डिडक्शंस हैं, कटौतियां हैं, वो कटेंगी, उसके बाद इनको हाथ में सैलरी मिलेगी, ठीक है। जब मिलेगी तो कितनी मिलेगी? वो कम मिलेगी, 2,70,000 2,80,000 इस तरह से कुछ मिलेगा। उसमें बाकी चीजें कटेगा, पीएफ ईएसआई वगैरह वगैरह डिडक्शन होगा। तो जो फिलहाल ये जो 3 लाख रुपए है इसको क्या बोला जाएगा? इसको ग्रॉस सैलरी, कुल सैलरी बोला जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइमन्स कंपनी कैलकुलेट द इनकम टैक्स एंड पेड ऑन बिहाफ ऑफ हिम। साइमन की कंपनी ने इनका इनकम टैक्स कैलकुलेट किया और उनके बदले साइमन की कंपनी पैसा जमा कर रही है, वो क्या कहलाता है? तो जो कंपनीज पैसा जमा करती हैं वो कहलाता है टीडीएस। क्या कहलाता है भाई? टीडीएस कहलाता है, ठीक है। यहां पर आंसर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द अमाउंट पुट असाइड विदाउट बीइंग स्पेंड इज कॉल्ड। कह रहे खर्च किए बिना कुछ अलग रखी गई राशि को कहते हैं, उसी को हम कहते हैं सेविंग। जब हम मान लो 10,000 रुपए हर महीने कमा रहे हैं और उसमें से 500 रुपए 1,000 रुपए हर महीने एक साइड में बचा कर रखते हैं, तो उसी को तो हम कहते हैं बचत कर रहे हैं,
सेविंग। खर्च किए बिना अलग से रखी गई राशि क्या कहलाती है? जमा पूंजी, सेविंग। ठीक है, बिल टैक्स डिडक्शन से यहां पर कोई लेना देना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मनी पुट असाइड फॉर अ बिग एक्सपेंस मेनी ईयर फ्रॉम नाउ इज कॉल्ड। पिछले कई वर्षों से किसी बड़े खर्चे के लिए आप पैसा इकट्ठा कर रहे थे, उसको क्या कहा जाए, मतलब कौन सा सेविंग कहा जाएगा? बचत भी कई प्रकार की होती है। कुछ बचत ऐसी होती है कि आज 6 महीने में थोड़ा थोड़ा बचाकर ये सामान खरीद लूं। कुछ बचत ऐसी होती है कि 5 साल 10 साल में इसको थोड़ा थोड़ा करके बचाऊंगा, इतना हो जाएगा तो ये काम कर लूंगा। जैसे मान लीजिए आपको अपने बच्चे की शादी करनी है, अभी तो अपने के चक्कर में होंगे हैं, कोई बात नहीं। मान लीजिए आपको अपने बच्चे की शादी करना है और पिछले आपकी उम्र हो गई है 50 साल और पिछले 20 सालों से 25 सालों से आप थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा कर रहे थे, तो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा लॉन्ग टर्म सेविंग। लंबे समय से आप इस चीज के लिए पैसा बचा रहे हो तो लॉन्ग टर्म सेविंग कहलाएगा। ठीक है, यहां पर आंसर आपका ए सही हो जाएगा। विच एमंग दीज इज नॉट गुड सेविंग हैबिट। इसमें से कौन सा बचत की अच्छी आदत नहीं है? देखो, आप हर महीने कितना खर्च कर रहे हो उस पर ध्यान दे रहे हो, एक एक चीज पर नोट कर रहे हो कि गलत खर्च ना हो, कहीं एक्स्ट्रा खर्च ना हो। आपका गोल भी क्लियर है कि मुझे 5 साल में इतना पैसा इकट्ठा कर लेना है, बचा लेना है। सेविंग मनी इन बैंक्स, आप जो भी पैसा बच रहा है आप उसका आरडी या एफडी के रूप में बैंक में पैसे को बचा रहे हो, ये सब जो है अच्छी आदतें हैं। लेकिन ये पूछ रहा है कि कौन सी अच्छी आदत नहीं है। भाई कुछ लोगों को लत सी लग जाती है शुरू शुरू में ऑनलाइन वेबसाइट पर शॉपिंग करने का। शुरू शुरू में आपने भी देखा होगा, बहुत एक्सपीरियंस किया होगा आप लोगों ने, जब फ्लिपकार्ट और अमेजन यूज करना शुरू करते हैं बहुत लोग, उनको आदत सी लग जाती है, बैठे बैठे बेकाम की चीजों को भी ऑर्डर करते रहते हैं, पैसा फिजूल खर्च करते रहते हैं। तो ये जो सेविंग के लिहाज से ये चीज सही नहीं है। अगर आपको बचत करना है तो आप बैठ के दिन भर खरीदारी करते रहोगे वेबसाइट पर, तो बचत कहाँ होगी? तो ये जो है सही आदत नहीं है ऑनलाइन शॉपिंग, क्योंकि वहां पर तो बहुत सारी चीजें दिखेंगी, कुछ ना कुछ तो खरीदने का मन करेगा ही। तो ये भी चीज है यहाँ पर, इसी से बचना है। नेक्स्ट, राजेश wants to save 6,000 every year for his old age. How much should he save every month? राजेश जो है अपने बुढ़ापे को लेकर भाई अभी से 6,000 रुपए सालाना बचाना चाहते हैं। सोचते हैं कि जब मैं रिटायर हो जाऊं, मतलब काम दाम ना कर पाऊं, तो मेरे पास कुछ पूंजी इकट्ठा हो जाए, तो पर ईयर का इन्होंने टारगेट लगाया कि हर साल जो है 6,000 रुपए बचाना है। तो उनको हर महीने कितना बचाना पड़ेगा? ये तो सिंपल सा है मेरे ख्याल से, 500 रुपए हर महीने बचाएंगे तो 6,000 रुपए पर ईयर का इनकी बचत हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी wants to teach his 10-year-old daughter to save money from pocket money she receives. What option is best? देखो, अभी जो है अपने बेटी को अभी से मतलब अभी भाई अभी से अपनी बेटी को एक आदत लगवाना चाहते हैं। कौन सी आदत? पैसे को बचाने की। क्योंकि अभी बेटी उनकी छोटी है, तो अभी अकाउंट वगैरह बैंक अकाउंट खुलवाना, या बेटी वो भी कहाँ से बचाना है? उसको जो पॉकेट मनी मिलता है, मतलब बच्ची को 50-100 रुपए जो मिलता है खाने खर्च करने का, चाहते हैं कि इस तरह से मैं उसके अंदर हैबिट डेवलप कर दूं कि वो बचाना सीख ले। तो उसके लिए क्या करना होगा? उनको भैया पिगी बैंक्स, जिसको हम लोग गुल्लक कहते हैं, गुल्लक ला कर देना होगा और कहना होगा कि जो भी तुम्हारे पास 2-4-5 रुपए बचते हैं उसको इसमें रखा करो। तो एक आदत हो जाएगी बचत करने की। ठीक है, हम लोग भी गुल्लक लाते थे बचपन में, 2-3 दिन 4 दिन पैसे डालते थे, 5वें दिन फोड़ के सब निकाल लेते थे, है ना। तो ये आदत बनाना बड़ा मुश्किल काम है। पैसे को बचाने की आदत बनाना ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जिसने कर लिया वो सच में फ्यूचर उसका सिक्योर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। मनी बोरोड फ्रॉम बैंक और अ पर्सन इज कॉल्ड। किसी से आप पैसा उधार लिए हो, बैंक हो या कोई व्यक्ति हो, उसको क्या कहा जाता है? किसी से उधार लिया गया पैसा लोन कहलाता है। और लोन जब हम जमा करते हैं तो वो क्या है? लिए गए पैसे से ज्यादा जमा करना पड़ता है, क्योंकि जमा करते समय हमें उस पर अतिरिक्त ब्याज भी देना पड़ता है। ठीक है, तो आंसर यहां पर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल, लोन कैन बी रीपेड इन। लोन का जो पैसा है उसको वापस दिया जा सकता है। कैसे दिया जा सकता है? छोटे अमाउंट्स में। आपको पता ही होगा कि अगर आपने मान लो कि 5 लाख का लोन ले लिया और बैंक से 5 लाख के लिए 5 लाख का लोन 5 वर्ष के लिए ले लिया, तो बैंक आपसे कहेगा कि ठीक है, आप जो है 12,000 रुपए
पर मंथ करके धीरे धीरे हमें देते रहिए। उसी को क्या कहा जाता है, ईएमआई कहा जाता है, एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट। यानी बड़े पैसे को छोटे पैसे के रूप में थोड़ा थोड़ा करके हम उस बड़े लोन को चुकता करते हैं, उसके बदले हमें पैसा बैंक को एक्स्ट्रा देना पड़ता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि लोन को रीपेड किया जा सकता है, यानी चुकाया जा सकता है छोटी छोटी राशि के रूप में। तो आंसर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल, द प्राइस वी पे फॉर द बोरोइंग मनी। कह रहे हैं किसी से पैसा उधार लेने के बाद उसके बदले जो हम क्या करते हैं, मूल्य अदा करते हैं, एक्स्ट्रा पैसा उसको जो अदा करते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसी को ब्याज कहा जाता है। पैसा आपने लिया 10,000 किसी से आपने 10,000 रुपए लिया और जब वापस जमा कर रहे हो तो उसको 11,000 रुपए जमा कर रहे हो, तो 1,000 रुपए आप अतिरिक्त दे रहे हो ना, अतिरिक्त आप उसको प्राइस पेमेंट कर रहे हो, तो वो क्या कहलाता है, वो ब्याज कहलाता है। और ब्याज पर ही लोग पैसे आपको देते हैं, वो बैंक हो या कोई व्यक्ति हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीता wants to complete her higher education from a good university. Which loan should she apply? देखो, अगर आपको हायर स्टडीज के लिए, पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए होता है तो उसमें हम लोग कौन सा लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन लेते हैं। और किसी व्यक्तिगत खर्चे के लिए चाहिए होता है तो पर्सनल लोन लेते हैं। अचानक से 50,000, 25,000, 1 लाख रुपए की जरूरत है, किसी चीज में कम पड़ रहा है तो पर्सनल लोन लेते हैं। घर बनवाने के लिए होम लोन लेते हैं। और ऑटो लोन, जब भी हम कार बाइक वगैरह जब ले रहे होते हैं तो वहां पर ऑटो लोन। मतलब हर लोन का क्या होता है, ब्याज अलग अलग होता है। हर लोन का ब्याज अलग अलग, मतलब रेट अलग अलग होता है। जैसे आपने 10,000 रुपए ले लिया, सबसे सस्ता इसमें से देखा जाए तो सबसे सस्ता होम लोन होता है, उससे महंगा ऑटो लोन है। और नहीं, उस मेरे ख्याल से होम लोन और एजुकेशन लोन में थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा। ये सब थोड़ा सा नॉर्मल कैटेगरी के हैं। और सबसे महंगा जो कर्ज है वो क्या है, पर्सनल लोन होता है। ठीक है, इस पर सबसे ज्यादा ब्याज देना पड़ता है, 12 से 18% के लगभग इनका रहता है। बाकी ऑटो लोन 8, 9, 10%, ये भी 10% के नीचे, ये भी 10% के नीचे, ये भी 10% के नीचे जनरली रहते हैं। ठीक है, बैंक वाइज डिपेंड करता है। तो यहाँ पर फिलहाल हायर एजुकेशन की बात हो रही है। मैंने नॉर्मल पढ़ाई आपने कर लिया और आपको बड़ी डिग्री लेनी है, बड़े शहर में जाना है, बड़ी यूनिवर्सिटी में जाना है, बड़ी फीस देनी है, तो ऐसे में आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। तो क्या लेते हैं हम लोग, एजुकेशन लोन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, प्रिया मदर हैड अंडरगो एन एक्सपेंसिव सर्जरी, शी वाज एबल टू पे इट थ्रू हर। देखो, प्रिया की मम्मी थी, अचानक से बीमार हो गई और उनका एक बड़ा ऑपरेशन, सर्जरी होना है और उसमें बड़ा पैसा लग रहा है। लेकिन वो पैसा जो कर रही है, पेमेंट कर रही है, किसके थ्रू कर रही है, मेडिकल इंश्योरेंस। इन्होंने दिमाग लगाया था, सालाना जो भी 8-10 हजार रुपए पे मेडिकल इंश्योरेंस होता है वो अपना शुरू से करती रही है और मेडिकल इंश्योरेंस जमा करती थी हर महीने। और अचानक से ये बीमार हो गई तो इनकी बीमारी का खर्च कहाँ से आएगा, वो कंपनी देगी जहां पर इन्होंने अपना इंश्योरेंस करा रखा था। जैसे आपने देखा होगा, कार और बाइक का इंश्योरेंस होता है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो जो भी टूट फूट डैमेज होती है उसके बदले वो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो पैसा देती है। उसी प्रकार से इंसानों का भी अपना मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस होता है, जिससे आप क्या कर सकते हो, जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी हुई, बड़ा खर्च आ गया, 5-10 लाख का, बीमार हो गए, तो वहां पर ये आपका इंश्योरेंस काम आता है। तो फिलहाल ये कैसे पेमेंट करेंगे, अपने मेडिकल इंश्योरेंस से। ठीक है, लो अगला क्वेश्चन गायब, क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन गायब हो गया। चलिए, कुछ तो गड़बड़ हो गया। एक्चुअल मैंने स्लाइड लगाया था, किसी वजह से सभी स्लाइड्स आई नहीं है, तो आगे के 3-4 क्वेश्चन रह गए जो हम लोग अब इसको स्किप करके ही चलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आज आपको क्लास उतनी अच्छी नहीं लगी होगी, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत दिनों के बाद मैं क्लास लेके आया हूँ और आज बोलते बोलते ही कई बार मैं फंस गया हूँ। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को काम चला लेंगे आज की क्लास से। और अगली जो क्लास होगी उसमें जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं। और आज इसमें 4-5 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, किसी वजह से स्लाइड तो इंक्लूड हुई बट वो इमेजेस नहीं आ पाई हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और ये टॉपिक काफ़ी इजी था, बहुत सारे इसमें से तो 80% आपको क्वेश्चन पहले से ही आ रहे होंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।